हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आई नो आप सब लोग यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश कोर्स के अगले वीडियो के लिए आए हैं और हमारा ये जो वीडियो धीरे धीरे प्रोसीड कर रहा है, आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। हमने अब तक बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं, जैसे कि हमने डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, नाउन, प्रोनाउन, ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं जो कि बहुत बेसिक होती हैं ताकि हमारा फाउंडेशन क्लियर हो जाए। हमने वर्ब, टेंसेज, ये सारी चीज़ें भी कवर अप कर ली हैं। कुछ पिछले वीडियोस से हम ट्रांसलेशंस पर काम कर रहे हैं, लेकिन उन पर काम करते करते हमें एक चीज़ समझ में आई कि सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए हमें एक और चीज़ सीखना ज़रूरी है और वो है प्रीपोजिशन, जो कि हमारे सेंटेंस को एक कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करते हैं। तो इस वीडियो में हम उसी की बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और वो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एनरोल कर चुके हैं तो आपको तो पता ही होगा कि आप एप्लीकेशन के थ्रू इस कोर्स को देख रहे हैं, लेकिन बाकियों के लिए भी मैं बता देना चाहती हूँ जो लोग ये यूट्यूब पर देख रहे हैं कि अगर आपको चाहिए एकदम हैसल फ्री काम, पढ़ाई भी हो जाए, कोर्सेज भी कर लो, सब हो जाए एकदम बढ़िया फैसिलिटी के साथ, तो आई वुड सजेस्ट यू टू डाउनलोड द एप्लीकेशन ऑफ स्टेप अप एकेडमी, जो कि आराम से प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। ये सारे उसके बेनिफिट्स हैं। ऑनलाइन क्लासरूम, डाउट्स पर्सनली क्लियर कर दी जाएंगी, 24/7 आपको फ्री एक्सेस मिलेगा और सबसे बेस्ट पार्ट है रेफर एंड अर्न। आपको अगर ये एप्लीकेशन पसंद आता है तो इसे शेयर करिए अपने दोस्तों को जो पढ़ना चाहते हैं, और फिर जब वो लॉग इन करेंगे तो आपको मिलेंगे पॉइंट्स जिनसे आप इसी एप्लीकेशन के अंदर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेसन को, जिसका हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। ठीक है। अब मैंने आपको जब पिछले वीडियो में प्रीपोजिशन का जिक्र किया था तो आई होप यू रिमेंबर कि प्रीपोजिशन क्या था। प्री तो छोड़िए, अगर आप पोजीशन को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कोई पोजीशन की बात हो रही है। ठीक है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी नाउन है, प्रोनाउन है, उसका क्या पोजीशन है, उस पोजीशन के बारे में जो बताते हैं वो पोजीशन मूविंग है, वो पोजीशन आगे है, पीछे, वेर एवर इट इज, वो चीज़ हमें कौन बताता है? प्रीपोजिशंस बताते हैं। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। ठीक है, नाउन प्रोनाउन की जो रिलेशनशिप है, किसके साथ रिलेशनशिप बता रहे हैं? विथ अनदर वर्ड इन द सेंटेंस। जैसे कि हमने एक एग्जांपल देखा था दैट मोहन गोज टू स्कूल, है ना। मोहन गोज टू स्कूल में मोहन हमारा नाउन है, ठीक है, और जो स्कूल है दूसरा वर्ड है उस सेंटेंस में, उसका स्कूल से क्या रिलेशन बताया है इस सेंटेंस में? कि वो स्कूल जाता है, गोज टू, हमने टू प्रीपोजिशन का यूज किया था। बस उसी तरीके से एक सेंटेंस में दो जो वर्ड्स प्रेजेंट हैं उसमें से एक या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, यानी कि क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट होगा, और उस सब्जेक्ट का बचे हुए सेंटेंस के साथ क्या लेना देना है या दूसरे वर्ड के साथ क्या लेना देना है वो हमको प्रीपोजिशन बताएगा। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, माई टीचर वॉज एंग्री विथ, द टीचर वॉज एंग्री विथ कविता। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है? द टीचर है, क्लियर है। वॉज एंग्री, तो वॉज एंग्री तो हमें पता है कि ये वर्ब चल रहा है यहाँ पे, ये हमारी ऑब्जेक्ट है कविता। तो कविता और टीचर के बीच में रिलेशन क्या है? एंग्री होने का। तो वो एंग्री होने का रिलेशन कौन बता रहा है? ये वर्ड बता रहा है, जो कि है प्रीपोजिशन। विथ यहाँ पर प्रीपोजिशन है, और विथ का मतलब क्या है? टीचर कविता से गुस्सा थी। ठीक है, गुस्सा थी। अगर हम बोलेंगे कि टीचर ने कविता पर गुस्सा किया तो वो पर भी प्रीपोजिशन ही कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। माई फादर वॉज वेरी काइंड टू मी, तो माई फादर हमारे क्या है? सब्जेक्ट है। वॉज वेरी काइंड, ये क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा, और मी यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या रिलेशन है? काइंडनेस का रिलेशन हो रहा है। तो वो काइंडनेस का रिलेशन कौन बता रहा है? ये वर्ड बता रहा है, जो कि है टू, और ये भी प्रीपोजिशन है। लास्ट आता है हमारे पास, दे लिव नियर द जिम। ठीक है, उनका घर जिम के पास है। तो हमारा दे हो जाएगा क्या? हमारा सब्जेक्ट, जो कि एक प्रोनाउन है। हमने नाउन और प्रोनाउन दोनों ही एग्जाम्पल देख लिए हैं। तो दे लिव नियर, तो लिव तो हो जाएगा हमारा वर्ब, द जिम हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच के रिलेशन को बता रहे हैं कि वो रहता है, कहाँ रहता है? जिम के पास रहता है। तो जो विथ, टू, नियर, ये सारे वर्ड्स हैं, ये प्रीपोजिशन हैं, ये हमें रिलेशन बता रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो पास है, दूर है, यही बता रहे हैं। उनके बीच में जो भी रिलेशन है वो चीज़ हमको बताता है प्रीपोजिशन, जिससे हम किसी भी सेंटेंस का कंप्लीट सेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन क्या होता है। अभी बहुत कोई इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं है, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक है जो कि आप अगर समझ जाए तो ज़्यादा आसानी होगी, ताकि आपको रिलेशन समझ में आए। तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन होता है व्हेन अ प्रीपोजिशन कम्स बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन, देन इट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। तो अगर कोई प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है तो वो जो होता है नाउन प्रोनाउन जो होता है वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे यहाँ पे चिल्ड्रन आर
आर इन द क्लास। कौन था क्लास में? सॉरी, चिल्ड्रन आर इन द क्लास, तो हम क्लास की बात कर रहे हैं, क्लास के पहले इन आया है, मतलब प्रीपोजिशन जिसके पहले आता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। किसके अंदर है? इन द क्लास, तो वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हो गया। बस एक सिंपल सी चीज है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा तो प्रीपोजिशन का काम होगा। आया समझ में? क्योंकि सब्जेक्ट का रिलेशन हमें बताना है किसी चीज के साथ। अब वो रिलेशन बता दिया, चिल्ड्रन आर इन वेयर, इन द क्लास, इन द रूम, विच एवर प्लेस यू वॉन्ट टू से, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है और यही बताता है प्रीपोजिशन की जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा उसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन का काम होगा। लेट्स मूव अहेड विद दिस नाउ। और अब आता है हमारे काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। अब आप सोचेंगे कि यार ये तो बहुत ही बड़ा टॉपिक निकला, हम तो सोच रहे थे कि छोटे छोटे जो 2, 3, 4 लेटर वर्ड्स होते हैं वो प्रीपोजिशंस होते हैं। हाँ, ऐसा होता है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है। कुछ लोगों को तो ये भी लगता है कि इट वगैरह भी प्रीपोजिशन है, तो नहीं भाई, ये तो प्रोनाउन है ना। ऐसा ख्याल मत रखिएगा कि जो 2 लेटर 3 लेटर वर्ड्स होते हैं वो प्रीपोजिशंस हो जाते हैं। नहीं नहीं, ये प्रीपोजिशन नहीं होते हैं। प्रीपोजिशन तो बड़े बड़े वर्ड्स भी होते हैं, जो बिहाइंड, अमंग, बिटवीन, ये भी प्रीपोजिशंस हैं। तो बेसिकली एक सेंटेंस में दो वर्ड्स के बीच के रिलेशन को समझाने वाले वर्ड्स को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। और एक और चीज़ है, इसमें आपको आसानी होगी कि पोजीशन बताते हैं। अगर हम बोलेंगे अबव, बिहाइंड, बिटवीन, तो वो भी पोजीशन की बात हो रही है कि उस स्पेसिफिक चीज़ की लोकेशन, पोजीशन क्या है, बस वही बताना है, ठीक है। अब ये जो काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन हैं, इसमें आते हैं अलग अलग प्रीपोजिशन जो 3 अलग अलग चीज़ों को बताते हैं। पहला है प्लेस, दूसरा है टाइम, तीसरा है डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब किस तरफ है, इस तरफ है, उस तरफ है, आगे है, पीछे है, डायरेक्शन बताते हैं। टाइम यानी कि आजकल कब में है, तो वो टेंस की बात नहीं हो रही है। टाइम यानी कि कितने बजे आना है। जब भी हम टाइम की बात करेंगे तो वहाँ पे एट लग जाएगा, इन लग जाएगा, इन सम टाइम, आई एम कमिंग इन 2 मिनट्स। तो ये जो इन है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम करने लग जाएगा। फिर वी विल सी यू एट 2 o'clock, ये अगर मैं बोल दूं तो वो भी एक टाइम वाली बात हो जाएगी, राइट। तो ऐसे ही हम प्रीपोजिशंस को देखेंगे। और सबसे पहला है हमारे पास प्लेस, ठीक है। इस वीडियो में हम प्लेस को कंसिडर करने वाले हैं क्योंकि प्लेस के बहुत सारे लिस्ट है, बहुत ही लंबी लिस्ट है जो हमको प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस बताते हैं, ठीक है। तो प्लेस यानी कि आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है, किसी के ऊपर रखा है, उसके ऊपर के ऊपर रखा है। अगर कांटेक्ट में नहीं है और फैन है जो कि हैंग कर रहा है ऊपर, जैसे कि टेबल के ऊपर बुक रखी है तो वो तो ऑन द टेबल हो गया। लेकिन अगर वो फैन है, वो भी तो टेबल के ऊपर ही है, भले ही वो उसके कांटेक्ट में नहीं है, तो कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे। ऐसे कर करके बहुत लंबी लिस्ट बन गई है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ प्लेस को कवर करते हैं। लेट अस मूव अहेड। सबसे पहले देख लेते हैं प्लेस वाले जो होते हैं। पहला हमारा प्रीपोजिशन है इन, इसे मैं सर्कल कर देती हूँ। इन जो है इंडिकेट्स बीइंग इनसाइड समथिंग और एनक्लोज्ड विद इन बाउंड्रीज, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो किसी भी चीज के अंदर है, इन का मतलब, ठीक है। लाइक आई एम इन द रूम, मैं रूम के अंदर हूँ, इतना समझ में आ गया। फिर आता है एनक्लोज्ड विद इन बाउंड्रीज, यानी कि जो रूम की 4 दीवारी है मैं उसके अंदर हूँ, बंद हूँ, ठीक है। मैं उसके कंप्लीटली इनसाइड हूँ, एनक्लोज्ड हूँ, मतलब वो चीज क्लोज हो गई है और मैं अंदर हूँ। तो हम इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे कि द कैट इज इन द बॉक्स, तो कैट जो है वो बॉक्स के अगर अंदर है, यानी कि वो बॉक्स से कवर्ड है, एनक्लोज्ड है। एनक्लोज्ड का मतलब क्या होता है, वो चीज बंद हो चुकी है और आप उसके अंदर हो। लाइक राइट नाउ मेरा जो रूम है उसका गेट क्लोज्ड है, कंप्लीटली शट है और मैं अकेले हूँ इस रूम में। अकेले वाली बात तो नहीं है, लेकिन मैं हूँ इस रूम में, बस वही चीज है कि आई एम इन द रूम, ओके। तो इन हो गया। अब आता है ऑन। ऑन कहाँ पर यूज होता है, जब हम किसी चीज का कांटेक्ट बताते हैं कि उसके सरफेस पर रखी हुई है, ये सपोर्टेड है वो। जैसे कि मैंने कहा कि टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है, तो हम वो जो बुक और टेबल है उसका सरफेस जो है वो कांटेक्ट में आ रहा है, राइट। तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, द बुक इज ऑन द टेबल। क्या एग्जाम्पल है, ओ माई गॉड, सेम एग्जाम्पल है, द बुक इज ऑन द टेबल। तो वो चीज सरफेस कांटेक्ट में आ रही है ना, तो हम वही बोलेंगे। जैसे किचन में कोई सामान रखा हुआ है, कुकर रखा हुआ है, आप बोलेंगे द कुकर इज ऑन द गैस, ओके, द कुकर इज ऑन द स्लैब, द प्लेट इज ऑन द स्लैब, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो हमारे नेक्स्ट लिस्ट में आ जाते हैं एट। अब एट तो आपको पता है किसी स्पेसिफिक जगह की बात करते हैं। मीट मी एट द बस स्टॉप, अगर हमने बोल दिया कि आपके फ्रेंड को बोल दिया मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, मीट मी एट द बस स्टॉप, यानी कि बस स्टॉप पर ही मिलना, ना उससे 2 कदम आगे ना उससे 2 कदम पीछे। इंडिकेट्स अ स्पेसिफिक पॉइंट और लोकेशन, फॉर एग्जाम्पल ही इज वेटिंग एट द बस। ओ माई गॉड, अब मैंने बहुत ज़्यादा ही मेहनत से स्लाइड्स बनाई है कि मुझे एग्जैक्टली याद है कि क्या एग्जाम्पल है। ही इज वेटिंग एट द बस स्टॉप, ठीक है। तो जो एट है यहाँ पर ये बता रहा है कि मुझे बस स्टॉप पर ही मिलना तुम।
ठीक है। नेक्स्ट इज समथिंग नियर समथिंग। अब इसका एक और फंडा होता है, यानी कि सिर्फ एक ही जगह एट यूज नहीं होता है ना। यहाँ पर एक और तरीका है समथिंग नियर समथिंग, यानी कि कोई स्पेसिफिक चीज है, XYZ चीज है, वो किसी दूसरी चीज के पास रखी हुई है, और वो भी कैसी सिचुएशन में, अगर मैं बोलूँ द टेलीविजन इज एट द विंडो, यानी कि कई बार आपने देखा होगा ना घरों में ऐसे ये खिड़की बनी हुई है और खिड़की के जस्ट बगल में यहाँ पे टेलीविजन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी विंडो है और ये आपकी टीवी है, तो आप क्या बोलोगे, द टेलीविजन इज एट द विंडो। तो यहाँ पर ये मत समझना कि विंडो के पास टेलीविजन है वाली चीज है, आप यहाँ पर इस विंडो को ना एक लोकेशन समझो, ठीक है। सेंटेंस का सेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सेंटेंस का सेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर वो ये कहना चाह रहा है कि वो विंडो के पास जो जगह है वहाँ टीवी है, तो वो विंडो एक लोकेशन है, ठीक है। जैसे हम कोई सामान ढूंढते हैं, बोलते हैं इसके पास देखो, यहाँ देखो, वहाँ देखो, तो ये सारी लोकेशंस होती हैं, राइट। तो यहाँ पर ये जो दो विंडो है ना, ये बेसिकली एक लोकेशन है जिसके पास टीवी है। तो अगेन सिमिलर ही है कि बस स्टॉप, यानी कि बस स्टॉप पर ही, वैसे ही विंडो के पास ही, तो विंडो यहाँ पर क्या है, एक लोकेशन की तरह कंसिडर की गई है। नेक्स्ट आता है एन एक्शन इज डन एट अ प्लेस। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कोई काम किया है, हमने कोई इंसिडेंट हुआ था, कोई घटना घटी है और वो यहीं पर हुई थी, तो हम उसके लिए भी बोलेंगे इट हैपेंड राइट हियर। तो राइट हियर के लिए जो हम यूज करते हैं ना, वो एट यूज करते हैं। कैसे, आई एम एंजॉइंग एट द पार्टी। ये जो एक्शन हो रहा है एंजॉइंग का, ये कहाँ हो रहा है, पार्टी पर हो रहा है, एट दैट स्पेसिफिक प्लेस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, एट यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि आई एम वेरी बिजी, तो अगर मैं बोलूं कि आई एम वेरी बिजी इन द मीटिंग, तो वहां पे इन क्यों आ जाएगा, वहां पे इन का मैं इसलिए एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि इससे पहले हम कर चुके हैं, तो क्योंकि आप उसमें इन्वॉल्व हो, ठीक है, आप लोगों से बात कर रहे हो, आप मीटिंग के अंदर हो, तो आप इसलिए इन यूज करोगे। लेकिन यहाँ पार्टी में आप इंजॉय कर रहे हो, जब कोई एक्शन कोई एक स्पेसिफिक जगह पर हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पर प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस कंसिडर कर रहे हैं, तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, ये सारे के सारे, वेरी बैड हैंड राइटिंग, ओके, ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये बेसिकली क्या है, लोकेशन है। इसीलिए यहाँ पर जो हम हैं प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस यूज कर रहे हैं कि जितनी भी ऑब्जेक्ट है, बस स्टॉप लोकेशन, विंडो लोकेशन जहां पर हमारा सब्जेक्ट है, वैसे ही पार्टी वो लोकेशन है जहां पर हमारा सब्जेक्ट इस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। तो ये तीन जगह हैं जहां पर हम एट का यूज करते हैं। लेट अस मूव अहेड। नेक्स्ट इज अंडर। अब आई एम अंडर द वाटर, प्लीज हेल्प मी, आपको याद आता होगा, और वो बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। जैसे कि मैंने अपने पहले कुछ वीडियोस में कहा था कि अगर आपको कोई रैंडम सेंटेंस याद आता है, जैसे कि, है ना, और आपको वो बार बार याद रहता है, आपको वो एनी हाउ याद रहता ही है, मेरे बताए हुए एग्जाम्पल्स आपको भले याद नहीं रहते, बट आपको वो याद रहता है। नाउ सिंस यू रिमेंबर दैट सेंटेंस, तो आपको ये पता करना है कि वो सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं। अगर वो करेक्ट है तो ये तो बढ़िया चीज़ हो गई आपके लिए, क्योंकि आप वो भूले नहीं भूलते हैं, और वो सेंटेंस के कंपेयर करके आप अपनी ग्रामर को भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि एक मीम के थ्रू आपको याद है, आई एम अंडर द वाटर प्लीज हेल्प मी, तो उसमें क्या हो गया, आई एम अंडर द वाटर, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, मैं पानी के अंदर हूँ, ठीक है। और आपको इससे ये पता चल जाएगा कि आप अंडर कहाँ पर यूज करते हो। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या डेफिनेशन दी हुई है। इंडिकेट्स बीइंग बीनीथ और बिलो समथिंग, कवर्ड लिखा हुआ है ब्रैकेट में, यानी कि आप उससे कवर्ड हो, बाहर नहीं निकल रहे हो, आप विजिबल नहीं हो कि आप उस चीज के अंदर हो, तो आप क्या हो, उसके बीनीथ हो। सबसे पहले तो बीनीथ का क्या मतलब होता है, नीचे, जैसे ये पानी है तो आप उसके बीनीथ हो, आप उसके नीचे, एक लेवल है जिसके नीचे हो आप। फिर या बिलो समथिंग, या किसी चीज के नीचे हो, जैसे अब टेबल है, टेबल के नीचे हो, तो वो टेबल के नीचे छुप जाते हैं कभी हम, तो हम कहेंगे अंडर द टेबल, बस वही चीज हो जाएगी बिलो समथिंग। बीनीथ का मतलब होता है अंदर में होना, और बिलो का मतलब होता है नीचे होना, तो दोनों केस में हम अंडर यूज करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप कवर्ड होने चाहिए, रिवील नहीं हो, आपको दिख नहीं रहे हो, विजिबल नहीं हो, आप कवर्ड हो। तो क्या हो जाएगा, द कैट इज अंडर द टेबल, जैसे हो गया, जो कैट है वो टेबल के नीचे बैठी हुई है, तो कैट जो है वो ऊपर से नहीं दिख रही है, पर वो टेबल के अंडर है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर लिमिट और एज के लिए भी हम अंडर यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, जैसे हम बोलेंगे अंडर एज्ड है ये बच्ची, है ना, इस मूवी को देखने के लिए अंडर एज्ड है, इस झूले पे जाने के लिए अंडर एज्ड है, तो हम उस केस में भी अंडर यूज करते हैं। तो उसका मतलब भी यही हुआ कि वो उस चीज के बिलो है, ठीक है। एक रेंज है एज की, ये जो रेंज है ये एज की रेंज है, और उसके अंडर आती है, उसके भी नीचे है, यहाँ तक वो नहीं पहुंच पा रही है, तो वो अंडर एज हो जाएगी। वैसे ही प्रेगनेंसी के लिए शी इज अंडर वेट,
यानी कि प्रेगनेंसी में जितना वेट होना चाहिए किसी लेडी का, किसी वुमन का, उस वेट के नीचे आती है कैटेगरी में, तो वो अंडर वेट हो जाएगी, जो कि हेल्दी नहीं होता, राइट। तो ये तरीके से हमने समझा है कि अंडर हम किस सिचुएशन में यूज करते हैं, जब हमारे पास एक स्पेसिफिक बार है, ठीक है, एक स्पेसिफिक रेंज है कि भाई देखो ये लेवल है, इस लेवल तक होना चाहिए, लेकिन वो चीज या तो वो ऑब्जेक्ट इसके नीचे छुपा हुआ है, इस लेवल के नीचे छुपा हुआ है, या फिर वो जो भी एट्रीब्यूट है वो उसके नीचे आती है रेंज में, उसकी रेंज उस लेवल तक नहीं है तो अंडर आ जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट इज अबव। अब ये दोनों ऑलमोस्ट ऑपोजिट मीनिंग के ही हैं। अबव इंडिकेट्स बीइंग एट हायर लेवल, है ना, हायर लेवल। याद रखिए ये क्या लगा हुआ है, ER लगा हुआ है, यानी कि कोई एक लेवल से ऊंचे लेवल पर है, ठीक है। हाई लेवल तो ऐसा होता है कि अगर मैं बोलूँ ये दिस इज ऑल्सो हाई, ठीक है, मैं बोलूँगी अच्छा हाई, यूर वेरी टॉल, ऐसा बोलेंगे। लेकिन अगर मेरे पास एक कंपैरिजन की यूनिट है, अगर मेरे पास कोई एक दूसरी चीज़ है जिससे मैं उसको तुलना कर सकती हूँ, उसकी कंपेयर कर सकती हूँ, तो मैं बोलूँगी ये हायर है ना, ये ज़्यादा हाई है। तो यहाँ पर हायर लेवल है, और पोजिशन दैन समथिंग एल्स, किसी और चीज़ के कंपैरिजन में हायर पोजिशन पर होना। तो पहले तो द प्लेन फ्लू अबव द क्लाउड्स, तो हमारे पास कंपैरिजन क्या था, क्लाउड्स कंपैरिजन था। ये हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, क्योंकि ये जो अबव है ये किसके अबव है, क्लाउड के अबव है। वैसे ही ये जो अंडर वेट है, ठीक है, तो ये किसके, इन अंडर वेट इन प्रेगनेंसी, तो वो उसके अंडर है, वेट के अंडर है। वैसे ही द कैट इज अंडर द टेबल, तो टेबल हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, क्योंकि वो अंडर द टेबल है। तो वो प्रीपोजिशन बताता है कि किस चीज के ऊपर वो इफेक्ट डाल रहा है। वैसे यहाँ पर है किसके ऊपर है, किसके अबव है, क्लाउड्स के अबव है, करेक्ट। नेक्स्ट इज हायर पोजिशन इन कंपैरिजन। अब कई बार हम कंपैरिजन करते हैं, जैसे यहाँ पर हम सिंपल बोल रहे हैं कि बादलों के ऊपर उड़ रहा था प्लेन, जो कि बहुत ही सिंपल फैक्ट है कि बादलों के ऊपर उड़ रहा था। हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं कि बादल ऊपर था या प्लेन ऊपर था। डू यू अंडरस्टैंड द सेंस। यहाँ पर ऑब्वियसली हमारे पास एक लेवल है कि भाई ये जो हमारा वो है बादल है उसके ऊपर उड़ रहा है प्लेन, ये सिंपल सा एक इन्फॉर्मेशन है। बट इफ वी से द ब्लड प्रेशर इज अबव नॉर्मल, तो इस केस में जो है हम कंपेयर कर रहे हैं कि एक नॉर्मल रेंज है उसके ऊपर है, वो उससे ज़्यादा है, तो हम कंपेयर कर रहे हैं, इट इज़ हायर देन नॉर्मल, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों अंडर और अबव जो है वो दोनों सिमिलर है कि एक लेवल है, उस लेवल के ऊपर अगर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अबव हो जाएगा, और नीचे जाएंगे तो अंडर लग जाएगा। नेक्स्ट वी हैव बिलो। बिलो भी पता है, लो का मतलब होता है कम और बिलो मतलब नीचे होना। तो क्या यहाँ पे है, इंडिकेट्स बीइंग एट लोअर लेवल और पोजीशन देन समथिंग एल्स। तो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है लोअर लेवल पे होना, यानी कि कंपैरिजन होना, कंपेयर हो रहा है यहाँ पे। द टेम्परेचर ड्रॉप्ड बिलो फ्रीजिंग, यानी कि फ्रीजिंग से भी बिलो वो चला गया टेम्परेचर, ठीक है। वैसे ही द फिश आर बिलो द सरफेस, यानी कि ये सरफेस है और फिश जो है वो सरफेस के जस्ट नीचे हैं। तो किसी चीज़ के लिए छुपी नहीं है ना, किसी लेवल के नीचे नहीं है, बट वो एक स्पेसिफिक लेवल है उसके अंदर है, उस लेवल के अंदर है, ठीक है। दो अलग अलग चीज़ें, आप छोटे हो और आप मुझसे छोटे हो, बस वही अंडर और बिलो का डिफरेंस है। नाउ बिसाइड्स, बिसाइड्स इंडिकेट बीइंग नेक्स्ट टू और अलोंगसाइड समथिंग। बिसाइड्स का क्या मतलब होता है, या तो उसके बगल में होना, बीइंग नेक्स्ट टू बगल में होना, या अलोंगसाइड यानी कि साथ में, ऐसे बगल में होना, ठीक है। नेक्स्ट टू का मतलब पीछे भी हो सकता है, साइड में भी हो सकता है, तो वो दोनों यहाँ पर दिया हुआ है समथिंग। द कैट इज बिसाइड द डॉग, जैसे कि ये कैट है तो ये डॉग उसकी जस्ट बगल में होगा, द कैट इज बिसाइड द डॉग। अब बिसाइड के साथ एक और उसका भाई आता है, जुड़वा भाई है, पर इतना डिफरेंस है कि दोनों में एक में एस लगा हुआ है, बिसाइड्स। अब इस बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इसके अलावा, हिंदी में जो हम वर्ड का मीनिंग रहते हैं वो होता है अलावा। बिसाइड्स दिस, बिसाइड्स दिस व्हाट यू वांट टू डू, इसके अलावा और क्या करना है। इसके अलावा के दो तरीके होते हैं, एक अपार्ट फ्रॉम, इसको छोड़ के क्या करना है, या इन एडिशन टू, इसके साथ और क्या करना है। तो इसके साथ का मतलब ये है कि ये तो करना ही है और बताओ क्या करना है, वो चीज़ हो जाती है। दोनों में बिसाइड्स यूज होगा। अपार्ट फ्रॉम का मतलब हो जाता है अच्छा ठीक है इसको हटाओ, ये और क्या करना है, तो हो जाएगा बिसाइड्स दिस। ये यार ये तो नहीं मिलेगा हमारे यहाँ पे, पर आप बोलिंग करने जा सकते हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अपार्ट फ्रॉम दिस हो जाएगा। इन एडिशन टू, अच्छा खाना खाने चलेंगे और क्या करना है, व्हाट डू वांट टू डू बिसाइड्स ईटिंग, तो खाने के अलावा क्या करना है, तो यू आर आस्किंग इन एडिशन टू। तो ये दोनों वर्ड्स के जो मीनिंग है, दोनों फ्रेज के जो मीनिंग है वो बिसाइड्स हो जाते हैं। एग्जाम्पल में दिया हुआ है, आई एट राइस बिसाइड्स पल्स एंड छोले, मतलब कि पल्स और छोले के साथ साथ उनने राइस खाया, इन एडिशन टू।
ये हो गया। या फिर अपार्ट फ्रॉम में भी क्या हो गया, पल्स और राइस तो खाया ही खाया, उसके अलावा मैंने राइस भी खाया, सॉरी पल्स और छोले तो खाया ही खाया, उसके अलावा मैंने राइस भी खाया। तो हमने दोनों मीनिंग यहाँ पर कवर कर ली। तो जब भी हमें ऐसे चॉइस वाली चीज करनी है तो बिसाइड्स होगा, नहीं तो नॉर्मल बिसाइड का मीनिंग है बगल में, ठीक है ऐसा। नेक्स्ट वी हैव बिटवीन। अब बिटवीन तो भाई बहुत इजी है, हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं। लाइक ये ऐसा वर्ड है जिसका जो एक बड़ा वर्ड है और उसका मीनिंग हमको सबसे पहले लर्न हो जाता है, राइट, बिटवीन। तो बिटवीन जो है वो पोजीशन बताता है किसी चीज की जो दो चीजों के बीच में होती है, ठीक है, इन द मिडल ऑफ टू और मोर थिंग्स। तो ज्यादातर ये टू चीजों में यूज होती है, दो चीजों के लिए यूज होती है, दो के बीच में होता है बिटवीन, ठीक है। द बॉल इज बिटवीन द टू ट्रीज, दो ट्रीज लगे हुए हैं उनके बीच में बॉल है। बिटवीन यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम दो चीज़ों के बीच में यूज होता है, दो चॉइसेस दी हैं उसके बीच में कोई एक व्हाट यू वांट ऐसा करके, तो वो बिटवीन दो चीज़ों के लिए ही यूज होता है। नेक्स्ट इज इन फ्रंट ऑफ, जो कि बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, इसके कोई अलग अलग वो भी नहीं है कि इन फ्रंट ऑफ के अलावा उसका कोई मीनिंग है यहाँ पर। इट इंडिकेट्स बीइंग अहेड और बिफोर ऑफ समथिंग। अहेड का मतलब या तो उसके आगे है, ही वॉज स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी, अगर मैं बोलूँ तो वो यहीं खड़ा हुआ था सामने मेरे, तो वो मेरे आगे खड़ा हुआ था। या फिर बिफोर समथिंग, मुझसे पहले खड़ा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, जैसे कि मेरे घर के सामने रोड है, सो द मेन रोड इज राइट इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, ओके। ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, कि वो अगर आप कॉल पे बात कर रहे हो कि अरे हाँ ये अभी तक नहीं आया, लेट हो गया, तो मैं बोलूँगी अरे नहीं, ही इज़ ऑलरेडी हियर, ही स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वो आ चुका है, मेरे सामने ही खड़ा हुआ है। दैट्स हाउ यू कैन एक्सप्लेन इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। ये पूरा साथ में चलता है, इन फ्रंट ऑफ, ये एक टीम है, इस टीम को आप तोड़ नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव बिहाइंड। तो बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, हाइंड लेग्स जैसे होते हैं ना, अगर आप इससे रिलेट कर सके तो हाइंड से बिहाइंड, पीछे। तो बिहाइंड का मतलब होता है इंडिकेट्स बीइंग एट द बैक और रियर ऑफ समथिंग। रियर तो पता ही होगा, रियर कैमरा, फोन का जो रियर कैमरा होता है, यानी कि फोन का पीछे वाला कैमरा। तो किसी चीज के बिहाइंड होना, पीछे होना, या उसके रियर में होना। क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, द कार इज पार्क्ड बिहाइंड द हाउस, घर के पीछे वाले जो आंगन होता है या बैकयार्ड होता है वहां पर कार पार्क्ड है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं दैट द कार इज पार्क्ड बिहाइंड द हाउस, ओके। मूविंग अहेड, एक और है यहाँ पर हमारे पास बिहाइंड के लिए, लेटर और लेस गुड देन समबडी और समथिंग, किसी चीज से बाद में आना या किसी चीज से कम होना। हम क्वालिटी में भी ये चीज बोल सकते हैं, जैसे हमने पोजीशन तो बोल दिया, पोजीशन बता दी कि वो उसके पीछे है, ही इज बिहाइंड हिम, ठीक है। लेकिन अगर मैं उस चीज को क्वालिटी वाइज बोलूँ कि यार वो उससे ना क्रिएटिविटी में पीछे, ही इज बिहाइंड हिम इन क्रिएटिविटी, यानी कि मैं क्या बोल रही हूँ कि वो उससे लेस गुड है, ये भी बोल सकते हैं। और लेटर भी बोल सकते हैं कि कोई चीज़ किसी के बाद आएगी, जैसे कि द ट्रेन इज 20 मिनट्स बिहाइंड स्केड्यूल, बिहाइंड टाइम भी बोल सकते हैं, टाइम से पीछे चलना, उसके लिए भी हम बिहाइंड को यूज़ कर सकते हैं। इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आपको अगर लग रही होगी तो आप ये समझिए कि ये बेसिक सा सेंटेंस है, पर अगर इसमें आप ये वर्ड्स को यूज़ करके उन्हें और इम्प्रेसिव बना लेंगे तो आपकी स्पीच एनहांस हो जाएगी उस तरीके से। आप ये भी बोल सकते हो द ट्रेन इज़ लेट, वेरी इजी, बट उसी चीज़ को बेटर तरीके से बोलना है। जैसे मान लीजिए आप लेट हो गए हैं और आपको बॉस को बोलना है और आप बॉस से बस एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि सर द ट्रेन इज़ लेट, द ट्रेन इज़ लेट, बोरिंग राइट। थोड़ा अच्छे से बोलोगे तो बॉस सोचेगा अरे यार ये तो इतने अच्छे से बात कर रहा है पोलाइटली, इसको मैं बोल देता हूँ हाँ ठीक है, यू कैन कम एट योर टाइम। अब क्या बोलोगे, सर आई एम ऑन टाइम, आई वॉज ऑन टाइम, बट द ट्रेन इज़ रनिंग 20 मिनट्स बिहाइंड स्केड्यूल, जो ट्रेन है वो 20 मिनट्स बिहाइंड अपने स्केड्यूल के चल रही है, एंड दैट इज़ दी करेक्ट सेंटेंस। तो ऐसे करके आप बिहाइंड यूज कर सकते हो, ओके। मूविंग अहेड वी हैव अमंग। तो बिटवीन के बाद आई गेस सीधे अमंग आना चाहिए था, बिकॉज बिटवीन इज फॉर 2 people एंड अमंग इज फॉर मोर देन 2 people, राइट। इंडिकेट्स बीइंग सराउंडेड बाय और इन द मिड्स ऑफ ग्रुप ऑफ कलेक्शन और थिंग्स। तो एक ग्रुप में या इन कलेक्शन ऑफ थिंग्स में अगर आपको कोई एक चूज करना है, देन व्हाट आर यू गोइंग टू यूज, अमंग। लाइक ही फाउंड हिज कीज अमंग द क्लटर, क्लटर का मतलब होता है ऐसा ढेर लगा होना। फॉर एग्जाम्पल you kept your key inside a drawer, now you open the drawer, everything is messed up, तो जो की है is among the clutter, यानी कि there are multiple things in the drawer जिसमें से एक तुम्हारी की है। तो one thing ग्रुप में बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, सिर्फ कबाड़ या कचरे की बात नहीं कर रही हूँ, अ लॉट ऑफ पीपल। लाइक अगर क्लास में आइए टीचर और बोलना है कि ओके एक वॉलंटियर चाहिए, चूज़ करो, अगर बोलते हैं तो द टीचर विल से चूज एनी वन अमंग द स्टूडेंट्स, यानी कि देर आर 30-40 स्टूडेंट्स इन द क्लास, इन 30-40 स्टूडेंट्स एक बड़ा ग्रुप है जिसमें से मुझे एक को चूज करना है, देन व्हाट यू आर गोइंग टू यूज, अमंग,
ओके और अगर दो बच्चे हैं उसमें से किसी एक को चूज करना है तो हम क्या यूज करेंगे, बिटवीन। ओके इंडिकेट्स मूविंग अक्रॉस आ गया हमारा, इंडिकेट्स मूविंग फ्रॉम वन साइड टू अदर। अब इसके दो तरीके होते हैं, एक का मतलब होता है ये रोड है, ठीक है, ये एक ट्री है और ये दूसरा ट्री है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको रोड यहाँ पे क्रॉस करना है। जब आप बोलोगे इंडिकेट्स मूविंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर, मतलब रोड के पार जाना है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अक्रॉस यूज करेंगे। तो दे वॉक्ड अक्रॉस द ब्रिज, कि वो ब्रिज के उस पार गए, वो वॉक करके ब्रिज के उस पार गए। दे वॉक्ड अक्रॉस द ब्रिज, उन्हें क्रॉस किया। जब हम क्रॉस करते हैं, देखो ब्रिज क्रॉस करना है, ट्रेन की पटरी क्रॉस करना है, रोड क्रॉस करना है, हम क्या यूज करेंगे, अक्रॉस। वेरी इजी टू रिमेंबर। नाउ अब अगर हम थ्रू आउट बोल रहे हैं कि वो पूरी चीज को एक्सपीरियंस करते हुए, सफर करते हुए, या उस चीज को पूरा मेजर करते हुए कोई वहां से निकला है, तो भी हम अक्रॉस यूज करेंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मैं पूरी सिटी से चलते हुए स्टेशन तक गया, तो मैं उसके लिए भी अक्रॉस यूज करूंगी, क्योंकि आई हैव कवर्ड द पाथ बाय माई सेल्फ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है, ही इज ट्रैवलिंग अक्रॉस द सिटी ऑन फूट, कि पैरों से चल के मैं सिटी को क्रॉस कर रहा हूँ, अक्रॉस द सिटी, यानी कि वो पूरी की पूरी सिटी से होते हुए आई हैव गॉन टू एनी स्पेसिफिक प्लेस। ठीक है, तो भी हम अक्रॉस यूज करेंगे। एंड नेक्स्ट वी हैव इनसाइड। अब इन तो हमने पढ़ लिया था, इनसाइड में क्या होता है, इंडिकेट्स बीइंग विद इन द बाउंड्रीज और इंटीरियर ऑफ समथिंग, फॉर एग्जाम्पल शी इज इनसाइड द हाउस। ठीक है, अब यहाँ इनसाइड तो हो गया, इनसाइड यूज हो गया यहाँ पे क्या बताने के लिए कि वो किसी चीज के अंदर है। ठीक, तो ये इन के साथ और इनसाइड के साथ क्या डिफरेंस हो जाएगा, इनका मतलब बस इतना हो जाता है कि मैं अंदर हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं किसी चीज के कांटेक्ट में नहीं हूँ। इनसाइड के केस में मैं कांटेक्ट में हूँ। ठीक है, इफ आई एम इनसाइड इट, फॉर एग्जाम्पल शी इज इनसाइड दी हाउस, मैं घर के अंदर हूँ, आई एम डूइंग सम वर्क, आई एम ऑक्यूपाइड समवेयर, तो मैं घर के अंदर हूँ, मैं घर से कनेक्टेड हूँ, तो इनसाइड हो जाएगा। आउटसाइड इंडिकेट्स बीइंग बियॉन्ड द बाउंड्रीज, मतलब बाउंड्रीज के बाहर होना, रूम के बाहर। शी स्टैंडिंग आउटसाइड, शी स्टैंडिंग आउट नहीं बोलेंगे, आउट, आउट इज नॉट अ प्रीपोजिशन यहाँ पर यूज करने के लिए, आप बोलोगे शी स्टैंडिंग आउटसाइड, यानी कि वो बाहर की तरफ खड़ी हुई है। ठीक है, दैट्स हाउ द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, सिंपल। नेक्स्ट इज विद इन। अब विद इन क्या होता है, विद इन और इनसाइड जो है वो 99% ऑफ टाइम कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, लेकिन इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई जगहों पर उनकी जो मीनिंग होती है वो सेम ही आती है। तो कई बार ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे आपको जहां पर आप विद इन भी यूज करोगे और इनसाइड भी यूज करोगे, तो दोनों करेक्ट होगा। ठीक है, typically indicates being inside the boundaries or confines of something. It implies a sense of being inside but not necessarily in direct contact with the boundaries. तो जैसे कि मैंने कहा था, हमारे पास यहाँ पे तीन आ गए हैं कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, इन, इनसाइड और विद इन। ठीक है, अब विद इन का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज के अंदर हो पर आप उसके कांटेक्ट में नहीं हो। इनका मतलब भी कुछ कहीं ना कहीं सिमिलर ही होता है। विद इन बोल रहा है बीइंग इनसाइड द बाउंड्रीज और कन्फाइंस ऑफ समथिंग, सेंस ऑफ बीइंग इनसाइड है, मतलब आप अंदर हो, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है द कीज आर विद इन द ड्रॉअर, कि वो ड्रॉअर के अंदर है। तो विद इन, इनसाइड और इन सिमिलर मीनिंग क्रिएट करते हैं, बस एक चीज है कि इनसाइड जो है ना ये कॉन्टैक्ट बताता है। ठीक है, इनसाइड होना, किसी चीज के अंदर होना, तो ये अंदर होने के सेंस को कंप्लीटली जस्टिफाई करता है कि इफ यू आर इनसाइड एंड यू आर इन कांटेक्ट विद इट, तो क्या हो जाएगा, इनसाइड यूज होगा। दूसरे केसेस में इन और विद इन यूज होगा अगर आप कांटेक्ट में नहीं हो तो। विद इन द ड्रॉअर, ड्रॉअर के अंदर ही है, ड्रॉअर के अंदर घुसी हुई है हम कह सकते हैं। इन मतलब सिर्फ ड्रॉअर के अंदर है, दे आर इन द ड्रॉअर, ड्रॉअर के अंदर है, खत्म बात। इनसाइड द ड्रॉअर, ओके, सो दे आर टिपिकली इनसाइड द ड्रॉअर, वो ड्रॉअर के अंदर ही उनकी प्लेस है, दे आर केप्ट इनसाइड द ड्रॉअर, इस तरीके से। और विद इन में हो जाएगा कि दे आर समवेयर इन द ड्रॉअर, घुसी हुई हैं, आपको ढूंढना पड़ेगा। थोड़ा सा एक सिमिलैरिटी क्रिएट करती हैं, नॉट एवरीवेयर यू विल फाइंड दिस कंफ्यूजन, क्योंकि आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको सेंटेंसेस के सिनेरियो पता चलते जाएंगे जहां पर आप इन, इनसाइड या विद इन यूज करो। नेक्स्ट वी हैव इनसाइड, फिर से आ गया यहाँ पे कंपैरिजन के लिए। तो इनसाइड में क्या है कि डायरेक्ट कांटेक्ट विद द बाउंड्रीज होना है, और यहाँ पे कांटेक्ट विद द बाउंड्रीज नहीं है, इसलिए यहाँ पे विद इन और इनसाइड को एग्जाम्पल में साथ में लिया हुआ है। तो कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट की बात आ रही है, जहां पर आप विद इन और इनसाइड का छोटा सा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। एंड दैट्स हाउ वी हैव रीच द एंड ऑफ दिस सेशन। अब हमारे पास एक्सरसाइजेस है, फटाफट हम इन एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर लेते हैं, सो दैट वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड properly what is the preposition of place. Okay,
सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द कीज आर डैश द टेबल। अब जैसे कि हमने देखा था प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में कि जब भी कोई चीज़ किसी के सरफेस से टच में होती है, कॉन्टैक्ट में होती है, जो कीज हैं वो टेबल के ऊपर तो नहीं है, ऊपर हैं बट दे आर इन कॉन्टैक्ट विद द टेबल, मतलब कि ऑन द टेबल। द कैट इज डैश द चेयर। अब चेयर के ऊपर हो सकती है, ऑन द चेयर भी हो सकती है, बट ऑन द अदर हैंड हम यहाँ ऑन लिख देते हैं, लेकिन उसके अलावा वो उसके नीचे भी हो सकती है। एंड व्हेन यू आर कवर्ड विथ समथिंग, कि आप ऊपर से सरफेस से कवर्ड रहते हो, तो आप क्या यूज कर सकते हो, प्रीपोजिशन अंडर द चेयर। द बॉल इज डैश द बॉक्स। अब वो बॉक्स के ऊपर नहीं है और नीचे भी नहीं है, बट इट इज इनसाइड, मतलब इन भी बोल सकते हो, मतलब वो एनक्लोज्ड है तो इन द बॉक्स बोलेंगे। जब भी कोई चीज़ किसी के एनक्लोज्ड होती है तो उसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है, इन। शी इज़ वेटिंग डैश द बस स्टॉप। अब कोई स्पेसिफिक जगह की जब बात होती है कि हमें उस जगह पर ही मिलना है, जिसके लिए हम हिंदी में पर का यूज़ करते हैं, और जब वो लोकेशन की बात होती है तो हम बोलेंगे एट द बस स्टॉप, मतलब कि उस स्पेसिफिक जगह की बात हो रही है। द बुक इज डैश द शेल्फ। अब जैसे कि बुक शेल्फ आपने देखा होगा, शेल्फ कैसा होता है, शेल्फ ओपन होता है, शेल्फ क्लोज्ड नहीं होता, ठीक है, यानी कि इनसाइड वर्ड यूज नहीं होगा, अंडर वर्ड यूज नहीं होगा, लेकिन द बुक इज ऑन द शेल्फ होगा क्योंकि वो ओपन जगह है और उसके ऊपर वो रखा हुआ है, तो द बुक इज ऑन द शेल्फ। द पिक्चर इज डैश द वॉल। अगेन वॉल भी एनक्लोज नहीं होती है, वॉल भी ओपन होती है, और इसलिए हम उसके लिए भी द पिक्चर इज ऑन द वॉल ही यूज करेंगे, क्योंकि वॉल एक फ्लैट सर्फेस है जिसके ऊपर वो टंगी हुई होती है। चलिए ये एक्सरसाइज हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी विद दीज 4 क्वेश्चंस। द डॉग इज डैश द हाउस। अब वो दो तरीके हो सकते हैं, या तो वो अंदर है इन द हाउस, या फिर अगर वो घर के सामने खड़ा हुआ है तो हम क्या यूज करेंगे, किसी के सामने होता है तो इन फ्रंट ऑफ। ये पूरा एक फ्रेज होता है, इन फ्रंट ऑफ। ये फ्रेज एज अ प्रीपोजिशन यूज होता है जब भी कोई चीज किसी के सामने होती है। नेक्स्ट इज ही सिटिंग डैश द डेस्क। अब ये एक जगह है डेस्क। डेस्क इज अ प्लेस, अ लोकेशन जहां पर वो बैठा हुआ है, ना कि उसके अंदर बाहर बैठा हुआ है। तो उस लोकेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, एट यूज करते हैं, एट द डेस्क। द फ्लावर्स आर डैश द वास। तो वो वास के अंदर होते हैं, इसलिए इन द वास यूज करेंगे। द बर्ड्स आर फ्लाइंग डैश द स्काई। अब स्काई जो है, जैसे कि मैंने बताया था, इन और एट में, एट का क्या था, एट तो हम किसी एक छोटी जगह के लिए बताते हैं ना, कि एक स्पेसिफिक जगह की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम एक बड़े एरिया में किसी एक प्लेस की बात करते हैं, एक बड़ी सी जगह में, जैसे कि हमने कहा था इन दिल्ली, तो दिल्ली में कोई एक स्पेसिफिक जगह की बात कर रहे हैं ना, इसलिए हम बड़े एरिया में से जब हम एक पॉइंट की बात करेंगे तो इन यूज करेंगे। तो स्काई इज अ वेरी बिग प्लेस, जिसमें एक छोटी सी जगह जहां पर वो बर्ड फ्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए इन द स्काई हो जाएगा। ये इन और एट के डिफरेंस को अच्छे से समझ लेना, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। एंड दैट्स इट विद द एक्सरसाइजेस, एंड विद दिस वी एंड आवर सेशन। इस वीडियो में हमने प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस कवर कर लिया है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम और डायरेक्शन कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।